दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 10 का ग न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। धारा 144 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इस नियमित विशेषतः सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामीली की धारा 134 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दिशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से ये संभाव्य हैं या ऐसे निर्देश की वह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा। इस धारा के अधीन आदेश अपास्त की दशा में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्दिष्ट हैं सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो तो एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है। इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं जाए या निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 मास से आगे प्रवर्त न रहेगा, परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकती हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट करे प्रवर्त रहेगा, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 माह से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता। कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के ने या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतु के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती हैं। 7 जहां उपधारा 5 उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के आवेदन को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी, और यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी। घ स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से यानी इतला या पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिकता के अंदर किसी भूमि, जल या उसकी सीमाओं में संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद से संबंध पक्षकारों से अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे निर्दिष्ट तारीख को और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि, अन्य उपज ऐसी किसी संपत्ति के बाटक या लाभ भी हैं। इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा सम्मानों की तामील के लिए उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे। कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर या उसके निकट किसी सहदर्शी स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी। मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने का अधिकार के गुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों को जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा
ऐसी सभी साक्ष्य लेगा जो उसके द्वारा प्रस्तुत की जाए। ऐसी अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा जहाँ जैसा वह आवश्यक समझे। यदि संभव हो तो वह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था, और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इतला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई है ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वह मान सकेगा कि इस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के दिन उस आदेश की तारीख से कब्जा रखता था। धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य अद्भुत व्यक्ति को दर्शित करने से नहीं रोकेगी। कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर कोई आगे की सब कार्रवाई रोक दी जाएगी। किंतु उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। यदि मजिस्ट्रेट ये विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक या उक्त विषय वस्तु पर ऐसा कब्जा था उपधारा 4 के परंतु के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के समय अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए। यह निषेध करने वाला कि जब तक कि ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए आदेश जारी करेगा। और जब वह उपधारा 4 के परंतु के अधीन कार्रवाई करता है तब उस पक्षकार को जो बलात् और सदोष कब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है। इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा 2-3 के अधिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा। जब किसी ऐसी कार्रवाई के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों को कार्रवाई का पक्षकार बनवा सकेगा, फिर जांच चालू करेगा। यदि इस बारे में कोई प्रश्नगत उत्पन्न होता है तो मृत पक्षकार का ऐसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को इस कार्रवाई का पक्षकार बना लिया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि उस संपत्ति की जो धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्रवाई में विवाद की विषय वस्तु हैं, कोई फसल अन्य उपज शीघ्रतया प्रकृतया क्षयशील हैं, तो ऐसी संपत्ति को उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है। जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो ठीक समझे। यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो इस धारा के अधीन कार्रवाई के किसी प्रक्रम को पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम संबंध पर निर्देश देते हुए जारी कर सकता है, वो हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज़ पेश करें। 10. इस धारा की कोई बात 107 के अधीन कार्रवाई करने के मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाला नहीं समझी जाएगी। धारा 146 विवाद की विषय वस्तु की कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। यदि धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझता है अथवा यदि वह विनिश्चय करता है पक्षकारों में से किसी के द्वारा 145 निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था अथवा यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है तो उस समय उसमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु था, तो ये वह विवाद की विषय वस्तु तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है। परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभाव्यता नहीं है रही, तो किसी भी समय भी कुर्की वापस ले सकता है। उस मजिस्ट्रेट की विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है तब यदि ऐसी विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो उसके ऐसा इंतजाम कर सकता है जो संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है, अथवा यदि वो ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सब शक्तियाँ प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन रिसीवर की होती हैं। परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा
नियुक्त रिसीवर को दे दे, तत्पश्चात वो अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को अनुमोदित कर देगा। ऐसे अन्य आनुषंगिक या परिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत है। धारा 147 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट से या अन्य इत्तला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय आधिकारिकता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे वो ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में किया गया हो अथवा विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होनी संभाव्य है, तब वो अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए विवाद के संबंध में पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि विनिर्दिष्ट तारीख और समय वो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। स्पष्टीकरण। भूमि या जल पद का वही अर्थ होगा जो धारा 145 की उपधारा 2 में दिया गया है। मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार आदि पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उसके द्वारा पेश किया जाए, ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य देगा यदि कोई हो, लेगा जो वो आवश्यक समझे, और यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान में है, और ऐसी जांच के मामले में धारा 145 के उपबंध यावत शक्य लागू होंगे। यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान हैं, तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का और यथोचित मामले में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का आदेश दे सकता है। परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है, वहां वो तब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला की जिसके परिणाम स्वरूप जांच संस्थित की गई है प्राप्ति के ठीक पहले 3 मास के अंदर नहीं किया गया है, अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में हो या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व में ऐसे मौसम में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं दिया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। जब धारा 145 के उपधारा 1 के अधीन आरंभ की गई किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को ये मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी कथित अधिकार के बारे में वो अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वो उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई हो। जब उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में धारा 145 के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वो अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वो धारा 145 की धारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई है। धारा 148 स्थानीय जांच। जब कभी धारा 145, 146, 147 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। घोषित कर सकता है कि जांच का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग जिसके द्वारा किया जाएगा, ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। जब धारा 145, धारा 146, 147 के अधीन कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं, तब विनिश्चय करने वाले मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दे सकता है ऐसे खर्चे किसके द्वारा किए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा किए जाएंगे या कार्रवाई के किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे के पूरे दिए जाएंगे अथवा भाग या अनुपात में, और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और प्लीडरों की फीस के बारे में वे भी हो सकते हैं जिसे न्यायालय उचित समझे। अध्याय 10 समाप्त।